Hello and welcome to Hope to Shanti Yadav. This is Indian Economy Full Course. We are on Unit number 2, Lecture number 7. तो यूनिट 2 बैंकिंग एंड फाइनेंस का लास्ट लेक्चर है। आज बैंकिंग एंड फाइनेंस कंप्लीट हो जाएगी और दीपावली के बाद हम अगली यूनिट 3 गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। तो आज आप स्टार्ट कीजिए, लिख लीजिए नोटबुक में यूनिट 2 लेक्चर नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड सब हेडिंग मनी मार्केट। स्टार्ट करें। ये मेरा चैनल है होप तो शांति यादव। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और खुशी की बात यह है कि आज हमारी फैमिली हो गई है यूट्यूब फैमिली 1K+। तो थैंक यू आप सभी को, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़िए यहाँ पर हमसे। हमने क्विज स्टार्ट की है, आपको बहुत मजा आएगा, चैंपियन हो जाएंगे आप। जी हाँ, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे DSIB। अरे सर ये क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। लेट मी चेंज द कलर। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर क्या है, और इंडियन बैंकिंग सेक्टर की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये कौन से बैंक है सर? ये ऐसे बैंक है जिनका जो बिजनेस है वो 2% ऑफ GDP से ज्यादा है। यानी ये बहुत बड़े बैंक है, इनका जो बिजनेस है बहुत बड़ा है। 2% ऑफ GDP के उससे भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं ये बैंक। इसीलिए इनको बोला गया डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बैंक है, क्योंकि ये इतने बड़े हैं और इनको हम फेल नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा बैंक फेल होगा तो इकोनॉमी बहुत खतरे में आ जाएगी, इकोनॉमी भी ट्रबल में आ जाएगी। और इकोनॉमी से जुड़ी जितनी भी इकोनॉमी है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, तो सारी इकोनॉमी को धक्का पहुंचेगा। एक बैंक फेल होने की वजह से क्या इंपैक्ट हो सकता है, मैंने आपको बेसल नॉर्म्स में समझाया था। आपको याद है वो बेसल नॉर्म्स क्या थे? बेसल नॉर्म्स 1, 2, 3 कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उनका ईयर के साथ जरूर लिखिएगा। तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, इनका बिजनेस बहुत बड़ा है। ये जो बैंक है 2% ऑफ द GDP से भी ज्यादा बड़ा इनका बिजनेस है, और ये बहुत बड़े हैं फेल होने के लिए। दे आर टू बिग टू फेल। इनको फेल नहीं होने देना चाहते हैं हम, और उसके लिए हम क्या करेंगे? हम 4 पैरामीटर्स में इन बैंक को कैटेगराइज करेंगे। तो 4 पैरामीटर्स कैसे होंगे? साइज को देखेंगे हम कि बैंक का साइज क्या है, उसका 40% लेंगे एग्रीगेट। इंटरकनेक्टेडनेस देखेंगे, मतलब ब्रांचेस कितनी है, वो कितना ज्यादा कनेक्टेड है, कितना ज्यादा फैला हुआ बैंक है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री में वो कितना ज्यादा फैला हुआ है। हाउ कॉम्प्लेक्स बैंक ऑपरेशन एंड सब्स्टिट्यूट ऑफ बैंक, क्या उस बैंक का कोई सब्स्टिट्यूट है कि नहीं। इन 4 पैरामीटर्स में हम DSIB बैंक्स को निकालेंगे, और फिर हम 5 बकेट बनाएंगे जिसमें इन DSIB बैंक को कैटेगराइज करेंगे। तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक को हमने 4 पैरामीटर पे कैटेगराइज किया, और उसकी वजह से हमने उनको 5 बकेट में रखेंगे। तो 4 पैरामीटर के हिसाब से जो आएगा उसके हिसाब से हम उनको 5 बकेट में रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और वो जिस बकेट में होंगे उस बकेट के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा टियर 1 कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर बकेट 1 पे है, जैसे कि अभी ICICI बैंक वो बकेट 1 पे है, तो उसको 0.2% एक्स्ट्रा टियर 1 कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, जो वो मेंटेन कर रहा था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से भी ज्यादा। कितना ज्यादा? 0.2% टियर 1 कैपिटल एक्स्ट्रा मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर बकेट 3 की बात करें जिसमें SBI है, तो SBI को 0.6% एक्स्ट्रा टियर 1 कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। तो इनकी टियर 1 कैपिटल हम बढ़ाकर, हम चाहते हैं कि बैंक कभी फेल ना हो, तो इनके लिए हम थोड़ा सा और प्रिकॉशन रख रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 0.6% टियर 1 कैपिटल और मेंटेन कीजिए SBI भाई साहब, क्योंकि आप बकेट नंबर 3 पे हैं। और बकेट कैसे कैटेगराइज करेंगे? हम 4 पैरामीटर पे। आपको बात समझ आई या नहीं आई? तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक आपको समझ आया या नहीं आया? क्यों है इंपॉर्टेंट ये समझ आया, और उसके फेल होने के बाद क्या इंपैक्ट होगा वो समझ में आया, और क्यों हम एक्स्ट्रा टियर 1 कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं? समझ आई बात या नहीं? सेकेंड है मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कैसे इंक्रीज किया जाए? ये RBI का जो काम है मनी सप्लाई को मेंटेन करना, इंक्रीज करना, कैसे करता है? देखिए 2 रेशियो पता होना बहुत जरूरी है। एक है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब ही आप नाम से जान सकते हैं, करेंसी डिवाइड बाय डिपॉजिट, यही रेशियो है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। लेकिन क्या
ये रिलेटेड टू पब्लिक है, यानी पब्लिक के पास कितना पैसा करेंसी में है और वो कितना डिपॉजिट करती है, उसको बोलेंगे करेंसी डिपॉजिट रेशियो। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं तो क्या वो 50 रुपए अपने पास होल्ड करता है करेंसी के रूप में और 50 रुपए डिपॉजिट के रूप में बैंक में जमा करता है, उसे बोलेंगे करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अगर 50/50 है तो 1 हो जाएगा करेंसी डिपॉजिट रेशियो। समझ आ रहा है या नहीं? तो ये रिलेटेड टू पब्लिक है, यानी पब्लिक कितना पैसा एज अ कैश अपने पास होल्ड करना चाहती है और कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करना चाहती है। इस रेशियो को बोलेंगे करेंसी डिपॉजिट रेशियो। सेकेंड रेशियो है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो ये रिलेटेड टू बैंक है, यानी बैंक अपने पास कितना रिजर्व रखना चाहता है और कितना वो डिपॉजिट, उसके पास जितना कितना डिपॉजिट आ रहा है, मान लीजिए 100 रुपए डिपॉजिट आ रहा है, उसमें वो 20 रुपए एज अ रिजर्व रखना चाहता है, तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या हो जाएगा 1/5 यानी 0.2। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो किससे कनेक्टेड है? रिलेटेड टू बैंक, कि बैंक कितना डिपॉजिट का कितना रिजर्व रखता है। ये चीज समझ आई? यानी अगर बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट के रूप में आए तो बैंक ने CRR रखा, कुछ वॉल्ट कैश रखा, ये सब मिला के कितना रिजर्व रखता है वो, उसे बोलेंगे रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। दो रेशियो समझ आए या नहीं आए आपको? तो जो रिजर्व में रख देगा उसके वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप CRR रखने के बाद उसको वो लोन में थोड़ी नहीं दे सकता, लेकिन जो बच जाएगा उसको वो लोन में लेंड कर सकता है बैंक। इसीलिए हम निकालेंगे रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। इससे पता चलेगा कि हमको बैंक कितना लोन लेंड कर सकता है। समझ आई बात नहीं? तो RDR रिजर्व डिपॉजिट रेशियो ये रिलेटेड टू बैंक है और करेंसी डिपॉजिट रेशियो रिलेटेड टू पब्लिक है, कि पब्लिक कितना करेंसी होल्ड करना चाहती है और कितना डिपॉजिट करना चाहती है। ये चीज समझ आई है नहीं आई? आप समझते हैं कि मनी सप्लाई को कैसे इंक्रीज किया जाएगा। देखिए मान लीजिए RBI ने कुछ एसेट खरीद लिया, तो RBI कुछ एसेट यानी गोल्ड खरीदेगी तो RBI पैसा देगी। तो जिसने RBI को गोल्ड दिया, RBI ने उसको एक H रुपीस का चेक दिया। H रुपीस का गोल्ड था, वर्थ रुपीस H का था, तो H रुपीस का चेक इशू किया RBI ने उस सेलर को। ठीक है, अब उस सेलर के पास H रुपए आ चुके हैं। अब वो सेलर क्या करेगा, जिस बैंक में उसका अकाउंट है, तो H रुपीस को वो चेक लगाएगा और कुछ रुपीस वो डिपॉजिट करना चाहेगा और कुछ रुपीस वो विड्रॉ करके अपने पास रखना चाहेगा। बिल्कुल बात सही है। मान लीजिए CDR1 है, इसीलिए हमने पढ़ा था करेंसी डिपॉजिट रेशियो। मान लीजिए CDR1 है, यानी करेंसी डिपॉजिट रेशियो में जितना करेंसी वो होल्ड करना चाहता है और जितना डिपॉजिट होल्ड करना चाहता है दोनों बराबर हैं, तभी तो 1 है ना। तो करेंसी इक्वल टू डिपॉजिट, यानी अगर उसके पास H रुपीस आ रहे हैं तो वो H/2 डिपॉजिट रखना चाहता है और H/2 विड्रॉ करना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए H/2 डिपॉजिट किया। अब इस H/2 डिपॉजिट का बैंक क्या करेगा? देखिए इस H/2 डिपॉजिट का बैंक क्या कर सकता है, RDR रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, इसमें उसको कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा और कुछ का वो लोन दे पाएगा। ये बात क्लियर है? मान लीजिए जो H/2 डिपॉजिट आया और RDR हमारा 0.2 है, यानी 0.2 वो रिजर्व में रखेगा और बाकी 0.8 जितना भी होगा वो दे देगा लोन में। तो रिजर्व रखा उसने 0.2 ऑफ H/2, तो H/2 है ना उसके पास, तो 0.2 ऑफ H/2 वो रिजर्व के रूप में रखेगा, बाकी वो लोन में दे देगा 0.8 H/2। अब ये लोन में उसने दे दिया, तो लोन में जब दे देगा तो किसके पास पैसे आ जाएंगे? फिर से पब्लिक के पास पैसे आ जाएंगे। फिर पब्लिक इसका क्या करेगी? 0.8 H/2 का पब्लिक क्या कर सकती है, या तो डिपॉजिट कर सकती है बैंक में या तो करेंसी के रूप में होल्ड कर सकती है। अब हमने पढ़ा था करेंसी डिपॉजिट रेशियो 1 है, तो इसका डिवाइड बाई 2, यानी इतना का आधा ही, जैसे H का H/2 था तो इसको मान लीजिए X, तो X/2 डिपॉजिट करेगा, X/2 करेंसी में रखेगा, तो ये निकल के आ जाएगा इतना और इतना। अब बैंक के पास इतना डिपॉजिट होगा तो फिर सेम लगाइए कि 0.8 ऑफ इतना वो लोन में देगा, 0.2 ऑफ इतना वो रिजर्व में देगा, और ऐसे ये चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या होगा, अगर हमको टोटल मनी सप्लाई निकालनी हुई तो मनी सप्लाई क्या होगी? मनी सप्लाई होगी जो उसके पास H रुपीस आए थे और उसके बाद उसने, बैंक ने उसको कितना लोन में दिया, आगे फिर बैंक ने कितना लोन में दिया, तो वो लोगों के पास पैसे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और मनी सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी। तो लास्ट में अगर टोटल मनी सप्लाई निकालें तो H प्लस 0.8 H/2 प्लस 0.8/2 का होल स्क्वायर H, और ऐसे चलता रहेगा। अगर हम पूरा प्रोसेस करेंगे तो रात हो जाएगी, तो पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, आप समझ गए ना। तो मनी सप्लाई क्या होगा, H प्लस समथिंग होगा, और ये जो समथिंग है GP बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसकी वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव आएगी, यानी H प्लस समथिंग कुछ तो होगा प्लस में, यानी वो मनी सप्लाई जो RBI ने H रुपीस इंजेक्ट किए थे वो H में इंक्रीज नहीं हुआ है, वो H प्लस समथिंग इंक्रीज हुआ है। तो मान लीजिए वो समथिंग क्या है, X है।
तो अगर x निकालें तो क्या आ जाएगा, मनी सप्लाई डिवाइड बाई h, ये आ जाएगा। इस x को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, यानी वो जो मनी थी वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है। आपने इंजेक्ट तो h किया था, पर कितना ज्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है वो बताएगा मनी मल्टीप्लायर। तो हमेशा जो मनी सप्लाई होगी वो h से तो ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि h प्लस समथिंग है तो h से तो ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी वो मनी मल्टीप्लायर बता देगा। तो मनी सप्लाई अगर h से इंक्रीज की आरबीआई ने, तो वो केवल h से इंक्रीज नहीं होगी, वो ज्यादा इंक्रीज होगी। कितना इंक्रीज होगी, मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई पावर्ड मनी, जिसे हम h बोलते हैं। तो h को हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस बोलते हैं। समझ आई कि मैकेनिज्म क्या है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का, आया समझ में या नहीं। तो आरटीआर और सीडीआर, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो का खेल है पूरा, ठीक है। ये क्लियर हुई बात या नहीं। आइए आज का लास्ट टॉपिक है इंडियन बैंकिंग सेक्टर हिस्ट्री। ये थोड़ा लंबा है तो आराम से पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री पढ़नी है भाई बैंकिंग सेक्टर की, तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए इंडियन बैंकिंग सेक्टर हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 1969 को क्या किया गया था, बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969, और किसके अंतर्गत किया गया था, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969। इसके तहत 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था, और 1980 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था। देखिए नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने अब कंट्रोल ले लिया पूरा बैंक का, ठीक है। ये चीज समझ आई है नहीं, और ये करने का क्या कारण था ये समझना पड़ेगा। तो नेशनलाइज्ड हुए थे, 20 बैंक हो गए थे 1980 तक। इनको नेशनलाइज करने का मतलब क्या था, क्या कारण थे। देखिए हम बहुत ढेर सारा लार्ज सेविंग को मोबिलाइज करना चाहते थे। अब एक चीज समझिएगा, अगर गवर्नमेंट बैंक जो है वो गवर्नमेंट को बिलोंग करता है तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि गवर्नमेंट अगर बैंक चला रही है तो वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए चलाएगी, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चलाएगी। इसलिए लोग चाहेंगे कि बैंकों में अपना पैसा जमा करें और उनका सेविंग हो और उनका उसी में इंटरेस्ट उनको मिलता रहे। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों को, कि पता चला बैंक बैंकरप्ट हो गया, हमारे भी पैसे चले गए, लेकिन अब गवर्नमेंट जिम्मेदार है तो गवर्नमेंट पूरा पैसा वापस करेगी लोगों का। तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि गवर्नमेंट बैंक जो है वो गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। तो सेविंग जो होगी वो इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, लोग सेव करना चाहेंगे बैंकों में अपने पास रखने की जगह। तो हम यही करना चाहते थे बैंकों को नेशनलाइजेशन करके, कि बैंक जो है गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, अब आप वहां पर जाके अपनी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी सेविंग वहां पर रख सकते हैं। उससे क्या होगा, ग्रॉस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम खत्म होगी, रिड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि जब आपने सेविंग के रूप में बैंक में पैसा रखा, वो बैंक किसी और को लोन देगी। जो आदमी लोन लेगा वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन लेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, जीडीपी भी इंक्रीज होगी, ग्रोथ भी होगी जीडीपी में। कहने का मतलब उस इन्वेस्टमेंट से वो क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी और ग्रॉस इनइक्वालिटी भी कम होगी। अब गवर्नमेंट को बिलोंग करता है बैंक, तो बैंक ऐसा तो है नहीं केवल मुकेश अंबानी को, नीता अंबानी जी को केवल लोन देगा, सभी को लोन देगा। जब उन सभी को लोन देगा तो सभी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे इकोनॉमी में और ग्रॉस इनइक्वालिटी कम होगी, समझ रहे हैं। और उसकी वजह से इकोनॉमिक पावर का जो कंसंट्रेशन है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है हमारा कि टू स्प्रेड बैंकिंग, तो हम बैंकिंग को कंट्री की लेंथ और ब्रेथ पूरे में हम क्या करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, ताकि बैंकिंग फैसिलिटी रूरल एरियाज तक भी पहुंच पाए। और ये करना तभी मुमकिन है जब बैंक गवर्नमेंट को बिलोंग करे, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो वेलफेयर ऑफ द पीपल करेगी। नहीं तो जो अगर प्राइवेट बैंक्स होंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट बैंक्स वहीं पे अपना ब्रांच रखेंगे जहां पर वहां पर सेविंग ज्यादा आएगी उनके पास, जहां पर वो लोन लेने के लिए लोग ज्यादा होंगे, तो गांव में जाएंगे नहीं। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अगर बैंक गवर्नमेंट का होगा तो वो हर जगह ब्रांचेस फैलाएगी, ताकि रूरल एरियाज में जो मनी लेंडर से लोग लेते हैं पैसे, वो बहुत ढेर सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 50%, 14%, 40%, इतना ढेर सारा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो वो लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं जो गांव के लोग होते हैं, है ना। तो डेट ट्रैप क्या होता है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसकी वजह से वो लोग चाहते ही नहीं है कि मनी लेंडर से पैसा लेना ही नहीं चाहते, और वो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते, एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, इसीलिए इन्वेस्टमेंट की कमी थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम बैंक हम चलाएंगे, कंट्रोल हम करेंगे और हम हर जगह फैलाएंगे, ताकि रूरल एरियाज का आदमी भी बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल कर सके। हम क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होना चाहते थे, इसलिए हमने
नेशनलाइजेशन किया बैंक का। क्लास बैंकिंग का मतलब होता है कुछ क्लास ऑफ पीपल को हम केवल बैंकिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन हमको मास बैंकिंग की तरफ बढ़ना है, यानी हम पूरे लोगों को, इंडिया में जितने लोग हैं हम मासेस को कवर करना चाहते हैं, हम बहुत लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी अवेल करवाना चाहते हैं। इसलिए हमको क्लास बैंकिंग से ट्रांसफर होना था मास बैंकिंग के लिए, और ये तभी संभव था जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हो सके, क्योंकि बैंकों को हमको बनाना था एजेंट ऑफ सोशल चेंज एंड वेलफेयर इन द कंट्री। ठीक है, क्योंकि बैंक ही कैपिटलिज्म की जड़ है, रोटेशन ऑफ मनी का काम ही बैंकों का है। और हमारी इकोनॉमी कैसी है, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। तो हम दोनों चीज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कैपिटलिस्ट भी इकोनॉमी रहे और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब कि वेलफेयर ऑफ द मासेस होता ही रहे। और बैंक को हम एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ चलाना चाहते हैं। इंजन ऑफ ग्रोथ का मतलब कि बैंकों को हम कहेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ज्यादा लोन दीजिए और कंजम्पशन पर्पस के लिए बहुत कम लोन दीजिए। यानी पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि आप हॉलिडे के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो वो लोन आप कम लीजिए, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन ज्यादा लीजिए। तो बैंकों को एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ हम यूज करना चाहते हैं, और साथ में हम एक डेवलप करना चाहते हैं एक पूल ऑफ प्रोफेशनल बैंकर्स, जो कि इंटरनेशनल बैंकों से भी हम कॉम्पिट कर सकें। समझ आई बात या नहीं? तो इतने फैक्टर्स हैं, ये कारण है बैंकों के नेशनलाइजेशन के लिए। तो ये सब समझ आई या नहीं आई, ये देख लीजिए एक बार। लार्ज सेविंग, ग्रॉस इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हैं, इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, बैंकिंग को स्प्रेड करना चाहते हैं, क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, बैंकों को एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज एंड वेलफेयर इन द कंट्री, एंड बैंक एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ, एंड टू डेवलप अ प्रोफेशनल पूल ऑफ बैंकर्स। तो हमने 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया 1969 में, और उसके बाद हमने कौन सी बैंकिंग पॉलिसी अडॉप्ट की, अब इसको देख लेते हैं। तो इंडिया बैंकिंग पॉलिसी आफ्टर 1969, तो 1969 से हम आगे चलेंगे। हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट की मल्टी एजेंसी पॉलिसी, जैसे कि न्यू ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी। इस न्यू ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी में हमने कहा कि अगर बैंक एक ब्रांच ओपन करता है किसी भी मेट्रोपॉलिटन या पोर्ट एरिया में, तो उसको 4 ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी अनबैंक्ड रूरल एरियाज में। तो हमने बैंक को बोला न्यू ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी में कि अगर आप हर एक ब्रांच आप जो मेट्रोपॉलिटन एरिया या पोर्ट एरिया में आप निकाल रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए आपको रूरल एरियाज में, अनबैंक्ड रूरल एरियाज में 4 नई बैंक ब्रांचेस को ओपन करना पड़ेगा। तो ये न्यू ब्रांच हमारी पॉलिसी थी। क्यों थी? क्योंकि हम स्प्रेड करना चाहते थे बैंकिंग टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशन। समझ रहे हैं इस बात को आप? नहीं, ताकि रूरल एरियाज के लोग भी बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल कर सके। मैंने सब कुछ समझाया क्यों अवेल कर सके। समझ आ रही बात या नहीं? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वॉज इंट्रोड्यूस। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर भूलिएगा नहीं, पूरा पढ़ा चुका हूं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कॉन्सेप्ट यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब यह है कि जो 40% ऑफ द बैंक क्रेडिट होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर को जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइक्रो, जो स्मॉल फार्मर्स थे, लार्ज फार्मर्स थे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, तो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हमने बना रखे हैं। तो बैंक जितना भी लोन देती है उसका 40% केवल इनको ही देगी एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अगर 1969 से हम पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, अब हम 3 चीज पढ़ेंगे इसमें कि पॉलिसी, उसके अच्छी चीज क्या थी और नेगेटिव चीज क्या थी, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट साथ में पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएसएल, ये पहला हमने पढ़ा था न्यू ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसका ड्रॉबैक क्या है कि नई ब्रांच अगर हम हर एक ब्रांच मेट्रोपॉलिटन पोर्ट एरिया में डेवलप करेंगे, 4 हमको अनबैंक्ड रूरल एरियाज में डेवलप करनी पड़ेगी। उसकी वजह से ज्यादा ब्रांच ओपन करने की वजह से बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ये चीज समझ रहे हैं या नहीं? तो अगर ज्यादा ब्रांच ओपन करेगी बैंक, तो बैंक का ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी बैंक की। तो इसका निगेटिव इंपैक्ट ये है। तो पॉजिटिव क्या था कि हम सब जगह जाना चाहते हैं, और नेगेटिव क्या है कि इससे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक रिड्यूस हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात कर रहे थे, तो अच्छी बात है कि बैंक जितना भी क्रेडिट देती है उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर को दे एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि उनको भी लोन मिल सके और वो भी इन्वेस्टमेंट कर सके। ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें निगेटिव बात क्या है, सम डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक विल रिड्यूस। कैसे? कि बैंकों को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट तो वो करेगा। और साथ में ही हायर डिफॉल्ट एनपीएस इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो एनपीए जो हैं वो बहुत ज्यादा बन जा रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। इसकी 2 कारण हैं कि बैंकों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था लोन देने का, और दूसरी बात जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था
1969 में वो कुछ एरियाज, कुछ प्लेसेस पे रिस्ट्रिक्ट था, पूरे इंडिया में नहीं फैला था। तो बैंकों ने अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर वाले को लोन दिया, किसी फार्मर को लोन दिया, और किसी वजह से उसकी क्रॉप अगर नहीं हो पाई, उसकी वजह से बैंकों का असेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाता है, यानी उनको लोन रीपेमेंट नहीं मिलता है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, ताकि उसकी वजह से बहुत ढेर सारा डिफॉल्ट हो रहा था। तो एक तरफ बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही थी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, और दूसरी तरफ एनपीए ज्यादा होने की वजह से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी और कम हो रही थी, उनके असेट परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। तो दो दिक्कत थी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। अगर तीसरी बात करें पॉलिसीज की, तो 1969 में तीसरी पॉलिसी हुई हमारी डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम 1974। ये डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम क्या है, डीआरआई क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1974 ये किनके लिए है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए बैंकिंग फैसिलिटी है। यानी पुअरेस्ट ऑफ पुअर को अगर हमको लोन देना है तो हम उनको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ओनली, मात्र 4%। देखिए 3.25 का अभी तो हमारा सेविंग रेट चल रहा है, हम उनको लोन दे रहे हैं 4% में, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम ताकि हम उन गरीबों को भी लोन, क्योंकि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी हैं, तो हम उन गरीबों को भी लोन देना चाहते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको हम 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, और बैंक जितना पिछले वाले ईयर में जितना क्रेडिट दिया है उसका 1% तो डीआरआई वालों को देगा ही देगा। तो हमने लिमिट भी तय कर दी, लेकिन किसको देगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इनकम के बेसिस पे। अगर 24,000 पर फैमिली है तो उनको अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में, और 18,000 पर फैमिली पर ईयर है रूरल एरियाज में, तो वो एलिजिबल होंगे डीआरआई के लिए। अगर लैंड होल्डिंग की बात करें तो दो क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया है लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग 1 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर इरिगेटेड लैंड है, और 2.5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर वो नॉन इरिगेटेड लैंड है। तो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लैंड होल्डिंग का जो क्राइटेरिया है वो SC ST पर अप्लाई नहीं है। तो कुछ बातें याद रखिएगा। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब यह है कि ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए बहुत ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन देगा, और हो सकता है कि डिफॉल्ट भी इसमें होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कुछ है। तो इसकी भी यही प्रॉब्लम क्या है इसमें कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक डिक्रीज होगा और डिफॉल्ट बहुत ज्यादा होंगे। समझ रहे हैं इस बात को। चौथी पॉलिसी है लीड बैंक स्कीम 1969। तो ये लीड बैंक स्कीम क्या है, देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक बैंक असाइन कर दिया जाएगा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को असाइन कर दिया जाएगा कि आप यहां पर अपनी इंटीग्रेटेड बैंकिंग फैसिलिटी दीजिए, और उसकी वजह से क्या होगा, लीड बैंक स्कीम की वजह से बैंकों को फिर से ब्रांच का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ये चीज समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक का होना जरूरी है, और उस बैंक को उसी डिस्ट्रिक्ट में पूरी इंटीग्रेटेड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो बैंकों को अपना ब्रांच का एक्सपेंशन तो करना ही पड़ेगा। उससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट होगा, जैसे कि मैंने बताया, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक डिक्रीज हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो बैंक का मोटिव है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं होगी तो बैंक तो फेल हो जाएगा। तो बैंक जो मेंटेन करता है, मैंने आपको बताया था, कुछ सेविंग रेट, जो डिपॉजिट होते हैं उस पर सेविंग रेट देता है, जो लोन होता है उससे वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, उनके बीच का जो गैप होता है उससे बैंक के ऑपरेशन हैंडल होते हैं। अगर ऐसी चीज होगी, बैंकों का ब्रांचेस बढ़ानी पड़ेगी, तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ना बढ़ जाए कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो उस पर प्रॉफिट बचे ही ना बचे। समझ रहे हैं। तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इतना हो ही ना कि प्रॉफिट ज्यादा हो ही पाए बैंक को, तो बैंक सैलरी कहां से देगी लोगों का। तो कहने का मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ब्रांचेस बढ़ाने से, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक तो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट था लीड बैंक स्कीम का। नेक्स्ट बात करें तो रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट आया 1975 में। तो हम ये पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, भूलिएगा नहीं। तो रीजनल रूरल बैंक 1975 में आया। रीजनल रूरल बैंक का मतलब था टू इनलार्ज द सप्लाई ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में लोगों को खूब ढेर सारा क्रेडिट मिल सके, इसके लिए हमने पर्टिकुलर बैंक खोला, रीजनल रूरल बैंक। लेकिन सर इसमें भी यही प्रॉब्लम है एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। आप तो लोन तो दे देंगे पर लोन की रिकवरी नहीं हो पाती, और अब जब लोन देने की हालत में ही नहीं फार्मर, उनकी क्रॉप किसी वजह से, सीजन के इंपैक्ट की वजह से या बहुत ढेर सारा सूखा पड़ने से, बहुत ढेर सारी बारिश होने की वजह से उनकी फसल बेकार हो गई, तो पैसे कहां से लौटाएंगे। उसकी वजह से यही प्रॉब्लम है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक का बढ़ेगा। और छठवीं पॉलिसी हमारी है नबार्ड। नबार्ड इन 1982। नबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
ये क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा और सुपरवाइज करेगा कोऑपरेटिव बैंक्स को और रीजनल रूरल बैंक्स को। तो नाबार्ड एक रेगुलेटर है सुपरवाइज करने के लिए। रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर आपने देखा है, आप स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ऐसे नाबार्ड जो होगा कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को कंट्रोल करेगा और सुपरवाइज करेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रही नहीं है, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम है उनको हम सही कर सके। तो इन पॉलिसीज का आउटकम क्या रहा? आउटकम ये रहा, रूरल बैंक ब्रांचेस इंक्रीज हो गई। तो 1969 में जो 1833 थी रूरल बैंक ब्रांचेस, वो 1991 में 35,206 हो गई। भारी इंक्रीज हो गया आपका, है ना। तो ब्रांचेस इतनी ज्यादा बढ़ गई तो आउटकम आप समझ ही सकते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी बैंकों की। दूसरा, डेट, जो रूरल हाउस होल्ड डेट लेते थे वो 1962 में 16.9% था, वो 1992 में 64% हो गया। इसका निगेटिव, पॉजिटिव इंपैक्ट तो आप समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, जीडीपी की, लेकिन निगेटिव इंपैक्ट क्या है कि अगर बैंकों ने जो डेट दिया है, 64% डेट दे रही है 1992 में, अगर वो वापस नहीं आया तो क्या होगा? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इंप्रेसिव ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, इसका मतलब ये कि अगर बैंक डिपॉजिट टू जीडीपी रेशियो देखे तो ये बहुत तेजी से बढ़ा, यानी लोगों ने बहुत ढेर सारा डिपॉजिट करना शुरू कर दिया बैंकों के अंदर। बैंकों के लिए कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगा लोगों के अंदर। कैसे? 1969 में 13% बैंक डिपॉजिट होता था जीडीपी के कंपैरिजन में, 1991 में 38% ऑफ द जीडीपी बैंक डिपॉजिट होने लगे। तो कहीं ना कहीं हमारे बैंकिंग सिस्टम में लोगों का कॉन्फिडेंस आने लगा और बैंक डिपॉजिट बढ़ने लगे। बैंक ग्रॉस सेविंग रेट की बात करें तो 1969 में 12.8% सेविंग रेट था। सेविंग रेट का मतलब यह है कि लोग कितना बचाते हैं, खर्च कितना करते हैं और कितना बचाते हैं, कितना बचा के वो डिपॉजिट कर रहे हैं, सेव कितना कर रहे हैं। तो 1969 में 12.8% सेविंग रेट था, जो कि 1990 में 21.7 पहुंच गया सेविंग रेट। सेविंग रेट जितना ज्यादा होगा तो आप जितना ज्यादा सेव करेंगे, बैंक उतना ही ज्यादा लेंड कर पाएगी लोगों को, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। कैसे? देखिए, सेविंग जितनी होगी वो इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा बढ़ेगा, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन आपने जीडीपी पढ़ा था पहली क्लास में, C+I+X+G। इसमें I क्या था? I इज इन्वेस्टमेंट बाई फर्म्स। तो आय कैसे बढ़ेगा? जब सेविंग ज्यादा हाउस होल्ड्स करेंगे तो बैंक लोन ज्यादा दे पाएगी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। सब कोरिलेटेड है। अगर आपने पहला लेक्चर से अटेंड किया है, पहले यूनिट से, तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा इस समय, है ना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेट देखें, ये जो हम देखना चाह रहे हैं, 1969 में 13.9% था, और 1990 में 24.1% पहुंच गया। तो कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, सेविंग इंक्रीज हुआ और डिपॉजिट भी इंक्रीज हुआ। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत यही थी, ये सब करने के दौरान बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत घट गई। लीड बैंक स्कीम की वजह से। लीड बैंक स्कीम की वजह से क्यों? क्योंकि बैंक, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक का ब्रांच होना चाहिए, उसकी वजह से ब्रांच का एक्सपेंशन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इनको लोन दे दो तो ये वापस ही नहीं करते, हाई डिफॉल्ट रेशियो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। और दूसरी बात ये है कि इनको बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। और उस दौरान स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो बहुत ज्यादा था। उस समय 38.5% एनडीटीएल का था एसएलआर और 25% था सीआरआर, यानी 25% एनडीटीएल का बैंकों को सीआरआर आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता था, और 38.5 एसएलआर अपने पास कैश में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता था या गोल्ड में। पढ़ा चुके हैं ना एसएलआर और सीआरआर। देखिए, आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो बैंक को कितना लोन देने के लिए बचा, समझ रहे हैं ना। तो बैंक को बहुत कम लोन देने के लिए बचा। अगर बैंक लोन कम देगी तो वो रिकवर कैसे करेगी? और इतना ज्यादा ब्रांच का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे निकलेगी? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी एसएलआर सीआरआर की वजह से। समझ रहे हैं इस बात को या नहीं? लेकिन ये एसएलआर सीआरआर इतना ज्यादा क्यों है? एसएलआर इतना ज्यादा क्यों है, ये समझते हैं। ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाई फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। अरे फिस्कल डेफिसिट क्या है? यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे पूरी फिस्कल डेफिसिट। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है और कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देती है रेवेन्यू से। तो आप एक्सपेंडिचर अगर मान लीजिए 120 रुपए का कर रही है और रेवेन्यू 100 रुपए का है, तो 20 रुपए का ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दे रही है गवर्नमेंट। ये 20 का ज्यादा एक्सपेंडिचर कैसे करेगी? किसी से लोन लेगी 20 रुपए का, तभी ज्यादा एक्सपेंडिचर कर पाएगी। इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है घाटा।
टेक्निकल रूप में यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा समझ लीजिए, इतना रुपीस गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है अपने डेली और वंस इन अ वाइल जो कभी कभी उनकी नीड होती है उसको पूरी करने के लिए। यानी गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर हैंडल करने के लिए कुछ रुपीस बोरो करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो ये पूरा करने के लिए एसएलआर क्यों ज्यादा है? एसएलआर में क्या था सर, कैश में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं। तो इन तीनों में कैश में रखेंगे तो बैंक को कुछ नहीं मिलेगा, गोल्ड में रखेंगे तो उसका प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है मार खा जाए, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखेगा तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कैसे रखेगा? अगर हाई एसएलआर होगा तभी रखना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसको। अगर लो एसएलआर होगा तो गवर्नमेंट बैंक क्या करेगा, किसी और को लोन दे देगा, कहेगा हम गवर्नमेंट को क्यों लोन दें। लेकिन अगर आप एसएलआर बढ़ा देंगे तो लोगों की, बैंकों की मजबूरी हो जाएगी कि वो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदे ही खरीदे। तो बैंक अपना फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए एसएलआर को बढ़ाकर बैठी थी। तो 1980-90 में बहुत ढेर सारा, बहुत हाई फिस्कल डेफिसिट था और अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था आरबीआई से कि आप एसएलआर को हाई कर दीजिए। इसीलिए उस समय एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बहुत ज्यादा था। सीआरआर क्यों ज्यादा था? अब सीआरआर को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आरबीआई मान गया था गवर्नमेंट का प्रपोजल कि आरबीआई लोन देगा गवर्नमेंट को, ठीक है, बिफोर 1991। तो आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा आरबीआई के साथ कि हमको लोन चाहिए क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है। तो आरबीआई ने कहा ठीक है, हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आरबीआई के पास तो कोई डिपॉजिट आता नहीं है, आरबीआई के पास तो सीआरआर आता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो उसी से आरबीआई लोन लेंड कर सकता है गवर्नमेंट को, इसलिए सीआरआर को भी बढ़ा दिया, 25% ऑफ एनडीटीएल तक पहुंच गया था। समझ रहे हैं इस बात को? तो सीआरआर और एसएलआर बढ़ाने का कारण क्या था? हाई फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। और उसके ऊपर भैया जो बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जो बॉन्ड था उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता था गवर्नमेंट, जो इंटरेस्ट रेट देता था वो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट था, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट जो था वो गवर्नमेंट डिटरमाइन था, यानी गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करता था कितना बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट होगा। तो भैया बैंकों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम। एक तो बैंकों को ब्रांच बढ़ानी है, उसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी। बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर में लोगों को पैसा देना है, उसकी वजह से डिफॉल्ट बढ़ जाएगा बैंकों का, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी। ऊपर से एसएलआर और सीआरआर इतना ज्यादा, तो बैंकों को लोन भी कम ही मिलता है देने के लिए। तो और उसके ऊपर से जो एसएलआर में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा रख रहे हैं बैंक, उसमें बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट कम दे रहे हैं। तो बैंक क्या करे? प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है बैंक की पूरी तरह से, तो बैंक फेलियर की कगार पे आ गया था। तो बैंकिंग सेक्टर वाज इन मेस इन 1991। बात करेंगे उसकी भी। और क्या कारण थे? हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन। तो आउटकम्स हम देख रहे थे, तो बहुत हाई डिग्री थी पॉलिटिसाइजेशन का। मतलब अगर पॉलिटिशियन का कोई चाचा लग रहा है तो वो चच्चा से कहेगा कि चाचा हमारा आप बैंकों से लोन दिलवा दीजिए। मे भी उसके पास कैपेबिलिटी ना हो रीपे करने की, लेकिन चाचा हमारे विधायक हैं, उसकी वजह से उस व्यक्ति को लोन मिल जाएगा, और वो व्यक्ति डिफॉल्ट कर देगा तो बैंकों का एनपीए बहुत बढ़ जाएगा। यानी अगर बहुत ढेर सारा पॉलिटिसाइजेशन है, उसकी वजह से भी बैंकों को बहुत मार पड़ रही थी। दूसरी बात, बहुत ढेर सारी रैम्पेट प्रैक्टिस थी लोन वेवर एंड लोन मेलास की। ये लोन वेवर क्या होता है? अब भैया सरकार आई, 2014 में इलेक्शंस हुए तो लोगों ने अपना एजेंडा, पॉलिटिकल पार्टीज ने एजेंडा रखा कि जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने लोन दिया है हम सब कुछ माफ कर देंगे। वेवर मतलब माफ कर देना। अरे आप तो माफ कर दोगे, लेकिन बैंकों का तो एनपीए बढ़ जाएगा, बैंकों का डिफॉल्ट नहीं बढ़ जाएगा अगर आप, वो लोग लोन वापस ही नहीं करेंगे। आपने तो माफ कर दिया, बैंकों का तो भैया भट्टा बैठ गया, ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज्यादा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वैसे भी कम थी, और आप ऊपर से लोन वेवर कर रहे हैं, बॉन्ड रेट पे इंटरेस्ट रेट कम दे रहे हैं आप, तो कर क्या रहे हैं आप? ऊपर से गवर्नमेंट कहती थी बैंकों को कि लोन मिलाज लगाइए। लोन मेला का मतलब आप बैठ जाइए एक वहां पर, खोल लीजिए आप मेला की तरह, और उसमें आप लोन दीजिए लोगों को। तो आप एक झोपड़पट्टी से ऐसे बना लीजिए और वहां पे खूब ढेर सारे लोग आएंगे और आपसे लोन लेके चले जाएंगे। लोन मिलाज, उसकी वजह से बैंकों को बहुत ढेर सारा लोन देना पड़ा, और ऐसे ऐसे लोगों को लोन दे दिया लोन मिलाज में कि वो वापस ही नहीं किए कभी जिंदगी में। तो बैंकों का डिफॉल्ट रेशियो इतना ज्यादा बढ़ गया, ऑपरेशनल कॉस्ट, तो बैंकिंग सेक्टर की हालत एकदम टाइट थी। और उसके ऊपर टोटल डिसरिगार्ड ऑफ ट्रांसपेरेंट बैलेंस शीट, तो उनकी बैलेंस शीट तो ट्रांसपेरेंट थी ही नहीं, पोटेंशियल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते थे, और कैपिटल एडुकेसी रेशियो की तो ऐसी तैसी कर रखी थी। कहने का मतलब यह है कि बैंकिंग सेक्टर वाज इन मेस प्री 1991। तो प्री 1991 बैंकिंग सेक्टर मेस में क्यों था? आपको ये सब चीज समझ आई या नहीं आई? पहले ये बताइए आप।
तभी आगे बढ़े। बैंकों की हालत टाइट कर दी गवर्नमेंट ने। तो आरबीआई और गवर्नमेंट ने मिलकर ऐसा खेल खेला कि बैंकिंग सेक्टर वाज इन मेस बिफोर 1991। तो कुछ अच्छे काम के लिए किया था, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत पड़ा। और इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में एक कमेटी का गठन किया जिसको बोलते हैं नरसिम्हम कमेटी। और नरसिम्हम कमेटी को गठन किया था 1991 में, और उसकी रिपोर्ट आई थी। मैं आपको पूरा बताता हूं। ये सेटअप की गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। लेट मी चेंज द कलर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी सेटअप 14 अगस्त 1991 को। ये है मिस्टर एम नरसिम्हम, जिनको जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई भी रह चुके थे। और ये 9 मेंबर कमेटी थी जो सेटअप की गई थी। इसकी रिपोर्ट नवंबर 1991 में आई थी और पार्लियामेंट में पास कर दिया था 17 दिसंबर 1991 को। कुछ रिकमेंडेशन ये इन्होंने दिया था, हम सब कुछ पढ़ेंगे आज। तो नरसिम्हम कमेटी एक बार 1991 को बनाई गई थी और एक बार 1998 को दोबारा नरसिम्हम कमेटी 2 भी इस्टेब्लिश की गई थी फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तो हम पढ़ते हैं 1991 में नरसिम्हम कमेटी ने क्या कहा। देखिए कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने दिए। उस रिकमेंडेशन में हमने कुछ इंप्लीमेंट किए और कुछ इंप्लीमेंट नहीं किए। जो इंप्लीमेंट किए उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म हो गया। जो इंप्लीमेंट नहीं किए वो पढ़ते हैं पहले। तो नरसिम्हम भाई साहब ने कहा कि ऐसा कीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर को आप अबॉलिश ही कर दीजिए, या तो आप इसको लिमिट कर दीजिए केवल स्मॉल फार्मर्स तक। क्यों? क्योंकि आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे नहीं देना पड़ेगा अगर प्रायोरिटी सेक्टर आप अबॉलिश ही कर देते हैं। तो जो प्रॉब्लम थी प्रायोरिटी सेक्टर की वजह से वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसको अबॉलिश करना ठीक तो नहीं था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर वाले, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वाले लोन उनको मिलेगा ही नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएंगे? समझ रहे हैं इस बात को? तो ये प्रस्ताव इसीलिए नहीं माना गया कि अबॉलिश तो नहीं कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंगिंग को। इनका रिकमेंडेशन जरूर था। दूसरा उन्होंने कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंक कर दीजिए, मर्जर प्लस एक्विजिशन, इसको भी नहीं माना गया। तीसरा उन्होंने कहा कि आप इंडियन बैंक्स को कैटेगराइज कर दीजिए, डिफरेंट कैटेगरी में डाल दीजिए। एक इंटरनेशनल बैंक कैरेक्टरिस्टिक्स में रखिए कुछ बैंकों को जो इंटरनेशनल बैंकों से compete कर सके। दूसरा नेशनल बैंक्स रखिए। तीसरा डिपॉजिट एक्सेप्टिंग बैंक रखिए जैसे कि पेमेंट बैंक। इन 3 फ्रेम में आप कैटेगराइज कर दीजिए बैंकिंग सेक्टर को। पर ये भी रिकमेंडेशंस नहीं माने गए। जो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किए गए वो क्या थे? लोअर एसएलआर एंड सीआरआर रिक्वायरमेंट्स। तो भैया आप एसएलआर को कम कर दीजिए और सीआरआर को कम कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से बैंक के पास लोन कम बचता है देने के लिए और उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी उनकी हर्ट होती है। तो ऐसा कीजिए, एसएलआर को आप कम। तो 1997 तक एसएलआर को 25% तक ले आए और 2001 तक 5% तक सीआरआर को हम ले आए थे। उसके बाद दूसरा इन्होंने दिया था एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म। तो लिबरलाइजेशन रिफॉर्म में उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन कर दीजिए। तो जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी, बॉन्ड इंटरेस्ट रेट, आप इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन कर दीजिए। अब गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करेगी, मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट होगा। मार्केट ड्रिवन मतलब कि मनी की जो सप्लाई होगी और जो डिमांड होगी उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट आएगा वही ड्रिवन मार्केट इंटरेस्ट रेट चलेगा। और इंडिया के पास आज कंप्लीटली लिबरलाइज्ड इंटरेस्ट रेट है इस समय। तो अच्छी बात है। तो बॉन्ड में जो हमको मार पड़ती थी बैंकों को वो अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे। तो लिबरलाइज कर दिया हमने इंटरेस्ट रेट सिस्टम को। प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म हमने क्या किया? हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउड कर दिया कि आप भी ऑपरेट कीजिए यहां पर। और 1994 में आईसीआईसीआई बैंक का गठन हुआ जो कि अभी सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। तीसरी बात करें ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म में, तो हमने फॉरेन बैंक्स को वर्क करने के लिए अलाउड कर दिया कि आप फॉरेन बैंक्स भी यहां पर ऑपरेट कर सकते हैं, उनको अलाउड कर दिया। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में हमने अलाउड कर दी। और हमने इंडियन बैंक्स को अलाउड कर दिया कि वो आप किसी भी अदर कंट्रीज में जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म, समझ रहे हैं इस बात को? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म समझ आए नहीं आए? तो एलपीजी रिफॉर्म किसने रिकमेंड किए थे? नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंड किए थे बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो 2 रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट हो गई। कौन कौन सी? एसएलआर कम कर दीजिए, सीआरआर कम कर दीजिए और एलपीजी रिफॉर्म कर दीजिए। तीसरा उन्होंने कहा कि इंडियन बैंक्स वर अलाउड टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन कैपिटल मार्केट्स, ये भी अलाउड कर दीजिए। तो इंडियन बैंक्स को अलाउड कर दीजिए ताकि अगर उनको फंड्स की जरूरत पड़े तो फॉरेन कैपिटल मार्केट से फंड रेज कर सके, जैसे कि शेयर्स खरीद सके, बॉन्ड्स
इशू कर सके, शेयर इशू कर सके, ताकि उनको फंड मिल सके। ये कैपिटल मार्केट में हम पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट में शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी यहाँ याद रखिए कि इंडियन बैंक्स को अलाउड कर दिया गया कि अगर आपको फंड रेज करना है तो आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं और उसकी वजह से आप फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। और चौथी बात उन्होंने कहा कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स जो बेसल वंस आए थे 1988 में, उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट भी कीजिए। तो बेसल नॉर्म 1 क्या था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या था, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। टीयर 1 प्लस एडिशनल टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट, याद है या नहीं आपको। पांचवा, उन्होंने एनपीए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट किस वजह से बढ़ रहे थे, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की वजह से बढ़ रहे थे, आपने देखा है ना। तो एनपीए बहुत बढ़ रहे थे, तो एनपीए बढ़ने की वजह से नरसिम्हम कमेटी ने कुछ लीगल रिफॉर्म्स की बात की, जैसे कि सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट दोबारा मत पूछिएगा, मैंने आपको बताया सरफेसी एक्ट 2002 है क्या। आपको प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं चाहिए, अगर किसी ने कोलेट्रल रखा है उसको आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया ना आपको सरफेसी एक्ट। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल वही है, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ केसेस को फास्ट ट्रैक करेंगे डेट रिकवरी के लिए। जो भी आपने डेट दिया है, बैंकों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहा है, उसको रिकवरी के लिए जो ट्राइब्यूनल्स है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स में, उसमें जो केसेस है उनको फास्ट ट्रैक करेंगे। और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स करेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या, तो लोअर इंटरेस्ट रेट पे, समझ रहे हैं ना, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ पहले पढ़ाया कि यहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो रिवाइज प्रॉपर कीजिएगा, वरना फिर समझ नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे समझा नहीं पा रहे हैं सर आप। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स का मतलब क्या था कि आप इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए या आप टाइम पीरियड में थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए, ताकि आप लोन का रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, ताकि वो लोग जो लोन लिए हैं वो रीपे कर पाए। यानी आप टर्म्स एंड कंडीशन जो है उस लोन्स की, वो थोड़ी सी आप ईज डाउन कर दीजिए। ये सब रिकमेंडेशन दिए नरसिम्हम कमेटी ने। और नरसिम्हम कमेटी 2 रिपोर्ट भी आई 1998 को, इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए। देखिए, इनको बनाया गया था मेड बाई पी चिदम्बरम इन 1997, और इन्होंने अप्रैल 1998 तक अपनी रिपोर्ट को क्या किया था, सबमिट कर दिया था। लेट मी चेंज द कलर। हाँ, कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट टू फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर यशवंत सिन्हा इन अप्रैल 1998, और इसको भी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए जानी जाती है, नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट 1998। ठीक है, तो 2 नरसिम्हम कमेटी आई थी और उसकी 2 रिपोर्ट आई है, एक 1991 में आई है और 1998 में आई, जिसमें इन्होंने फोकस किया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर, जो हम जानते हैं, साइज ऑफ बैंक के ऊपर, रिव्यू प्रोसेस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स। तो आपने बेसल नंबर 2 पढ़ा होगा, मैंने जिसमें आपको रिव्यू, सुपरवाइजरी रिव्यू पढ़ाया था, मार्केट डिसिप्लिन पढ़ाया था। इन्होंने ये पहली बात कर दी थी कि रिव्यू प्रोग्रेस आप देखते रहिए, बैंकों को जो एनपीए है वो रिस्क मैनेजमेंट आप करते रहिए। तो ये बात की थी नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट नंबर 2 ने। उसके बाद 2004 में आया बेसल नॉर्म्स 2। बेसल नॉर्म 2 में हमने जितनी बातें की थी वो यहाँ पर इंक्लूड होंगी। अब मैं दोबारा यहाँ पर आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा आपको बेसल नंबर 2 पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। और बेसल नॉर्म 3 आए 2010 में, ताकि बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उसकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। तो ये पूरे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हुए। तो आपको पूरी बैंकिंग सिस्टम की, इंडिया बैंकिंग सेक्टर की हिस्ट्री समझ आई नहीं आई। 1969 से 2010 का आपको पूरा फ्रेमवर्क समझ आया या नहीं है, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तो आज यहां पर खत्म होती है यूनिट 2 लेक्चर नंबर 7। तो यूनिट 2 पूरी तरह से आज खत्म हो गई है। बहुत बहुत बधाई आपको, और दीपावली की आपको बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। तो सेफ जरूर रहिएगा इस दिवाली को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।